माय डियर स्टूडेंट, मैं राहुल सर, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। मैं आपको कैरियर की चैनल पे बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। और मैंने कल क्लास में सिलेबस के बारे में फुल्ली जानकारी और डिस्कशन किया था। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 1 जो कि न्यू एनसीईआरटी के रिगार्डिंग होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा शायरी सुनाना चाहता हूँ कि हो गई है फिर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा तो निकलनी चाहिए। आज ये दीवार जो है वो पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना जो है वो मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, पर कहीं ना कहीं ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। चलो तो इसी बात पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प, अगर दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प की बात किया जाए, दुनिया का सबसे बड़ा फूल की बात किया जाए, तो वो फूल होगा रेफलेसिया। दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है, इससे बड़ा कोई पुष्प नहीं है। और दुनिया का सबसे छोटा पुष्प, दुनिया का सबसे छोटा पुष्प जिसका नाम है बुल्फिया। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछे कि फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। और फूल की खेती को क्या बोला जाएगा, तो उसका नाम होगा फ्लोरीकल्चर। फिर से वापस सुनिए, क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं कि फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसका नाम होगा एंथोलॉजी। और फूल की खेती के बारे में पूछा जाए तो वो होगा फ्लोरीकल्चर। अगर हम बात करेंगे कि एक प्रारूपी पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो एक प्रारूपी पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। मैं इस बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक प्रारूपी पुष्प के 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। और वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं बाह्य दल पुंज, नंबर 2 पे आते हैं दल पुंज, नंबर 3 पे आते हैं पुमांग, और नंबर 4 पे आते हैं जयांग। तो एक प्रारूपी पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसका नाम है बाह्य दलपुंज, पुमांग और जयांग। ये क्वेश्चन कई बार अपना बोर्ड ने पूछ रखा है कि एक प्रारूपी पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो एक प्रारूपी पुष्प के 4 भाग होते हैं। और ये चारों के चारों भाग जो है ना, एक पुष्प के पुष्पासन पे टिके होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप कहीं घर पे टेबल पे बैठे हुए हैं, और टेबल पे बैठे हुए हैं इसका मतलब है कि टेबल आपका आसन है। ठीक उसी प्रकार पुष्प के ये फ्लावर के जितने भी भाग हैं, बाह्य दलपुंज, पुमांग और जयांग, ये सब कुछ टिका हुआ है किस पर? पुष्पासन पर, जिसे हम लोग इंग्लिश में थैलेमस का नाम देते हैं। और दुनिया की जितनी भी पुष्पीय पादप है, दुनिया की जितनी भी पुष्पीय पादप है, उन सभी पादपों में कौन सा जनन होता है, तो उसमें होता है लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात इस जनन में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों के दोनों भाग लेने वाले हैं। नर जनन अंग और मादा जनन अंग क्या करने वाले हैं? भाग लेने वाले हैं। नर जनन अंग और क्या? मादा जनन अंग। ये दोनों के दोनों जो है वो क्या करने वाले हैं? भाग लेने वाले हैं।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि फूल के नर जनन अंग कौन होते हैं, फूल के मादा जनन अंग कौन होते हैं। तो फूल के जो नर जनन अंग है उसका नाम होता है पुमांग, और फूल के जो मादा जनन अंग होता है उसका नाम होता है जयांग। इंग्लिश में पुमांग को बोलते हैं एंड्रोसियम और जयांग को बोला जाएगा गाइनोसियम। तो फूल के नर जनन अंग, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं परीक्षा में कि फूल के नर जनन अंग का नाम बताइए। तो फूल के नर जनन अंग का नाम होता है पुमांग। और पुमांग जो होता है ये समूह होता है, किसका समूह होता है, तो ये समूह होता है पुंकेसर का, अर्थात पुंकेसर भी फूल के नर जनन अंग हुआ। और दूसरी बात ये है कि जयांग जो है, ये जयांग जो है ये भी किसका समूह होता है, तो जयांग जो समूह होता है वो होता है स्त्री केसर का, अर्थात स्त्री केसर भी फूल के मादा जनन अंग हुआ। आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि फूल के अध्ययन का नाम बताइए, तो फूल के अध्ययन का नाम होगा एंथोलॉजी। फूल की खेती का नाम बताइए फ्लोरिकल्चर। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर का नाम बताइए, वो होगा फ्लोरिकल्चर। दुनिया का सबसे जो बड़ा पुष्प है उसका नाम होता है रेफ्लेसिया। दुनिया का सबसे छोटा पुष्प है उसका नाम होगा बुल्फिया। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि एक प्रारूपी पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो एक प्रारूपी पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं, वो है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरे नंबर पर आएंगे पुमांग, चौथे नंबर पर आएंगे जयांग। और ये चारों के चारों टिके हुए हैं किस पर, पुष्पासन पर, यानी कि फूल का ये आसन हुआ और इंग्लिश में इसका नाम होता है थैलेमस। इसके अलावा दुनिया का जितना भी फ्लावर है, पुष्पीय फ्लावर, उन सभी में होगा लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब हुआ कि इसमें नर जनन अंग भी भाग लेगा और मादा जनन अंग भी भाग लेगा। फूल के नर जनन अंग का नाम होगा पुमांग, और पुमांग किसका समूह होता है, तो पुमांग जो है वो समूह होता है पुंकेसर का। फूल के मादा जनन अंग का नाम बताइए जयांग। ये किसका समूह होता है, तो ये समूह होता है किसका, स्त्री केसर का। और इसी चीज़ को हम बढ़िया ढंग से आपको और अच्छे तरीक़ा से समझाते हैं कि फूल के नर जनन अंग और मादा जनन अंग का मतलब किस तरीक़ा का यूज हो रहा है, वो देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए फूल का एक होता है, देखिए ध्यान दीजिए, एक ये वाली संरचना को ध्यान दीजिए, इसका। तो ये जो फूल का जो ये वाली संरचना है, इस संरचना में क्या हो रहा है, इस संरचना में हो रहा है, इस संरचना में बुआ हो रहा क्या, ये जो संरचना है इसका नाम है वर्तिकाग्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। ये वाली जो संरचना है इसका नाम होता है वर्तिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। और ये वाली जो संरचना है इसका नाम है अंडाशय, अर्थात इसका नाम हुआ क्या, ओवरी। और ये तीनों जो संरचना हुआ, ये तीनों के तीनों जो संरचना है वो फ्लावर के कौन सा भाग है, नर वाला भाग है कि मादा वाला भाग है, तो ये सारे के सारे संरचना जो है वो मादा जनन भाग है फ्लावर के। ठीक उसी प्रकार देखिए कि एक फ्लावर में यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से वापस सीखिए आप कि ये जो वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, और इस अंडाशय से एक ऐसी संरचना निकलती है, बहुत सारे समूह बनाकर निकलती है, बहुत सारे समूह होते हैं। तो जो मैंने दूसरे बार में जो बनाए हैं आपको, इसका नाम आइए, इसका नाम होता है परागकोश। क्या नाम होता है, परागकोश। और इसका नाम होता है पूतंतु, और पूतंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट।
और पराग कोश को इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। और ये ध्यान दीजिएगा कि पराग कोश ए में दो संरचना देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक कोष्टक ये है, एक कोष्टक ए है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पराग कोश जो है वो कैसी संरचना है, तो पराग कोश जो है, पराग कोश वो द्विपालित संरचना होती है, द्विपालित संरचना होती है। अर्थात इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, द्विपालित संरचना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो पढ़े थे 10वां में, 10th क्लास में, कि परागकण कहाँ बनते हैं, तो परागकण इसी पराग कोश में बन रहे हैं, इसी पराग कोश में बनेंगे। दूसरी बात ये जो है वो पुतंतु है, पुतंतु है। क्या नाम है, पुतंतु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। इसके अलावा आप आइए इधर कि पराग कोश जो है वो द्विपालित संरचना है। इसके अलावा और भी पराग कोश से हम लोग बात करते हैं कि पराग कोश में क्या बनते हैं, तब पराग कोश में परागकण बनते हैं, अर्थात पोलेन ग्रेन का निर्माण होता है। और परागकण जो होते हैं, परागकण, ध्यान दीजिए, परागकण जो होते हैं ना, वो नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका होती है। अपने बोर्ड ने पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना नर युग्मकोद्भिद होते हैं, तो ये होते हैं अपना कौन, परागकण। अर्थात इसका नाम मैं लिख दूँ क्या, ये होते हैं नर युग्मकोद्भिद। और ये नर युग्मकोद्भिद की जो है वो पहली कोशिका होती है। इसके अलावा परागकण का जब हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे तो उसका नाम होगा पेलेनोलॉजी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है, पेलेनोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा और भी संरचना में ध्यान दीजिए कि ये जो मैंने आपको समझाए इधर करके कि ये अंडाशय है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसका नाम स्टिग्मा है। ये वाली संरचना का नाम जो है, ये जो लंबी सी संरचना गई है, इसी का नाम है स्टिग्मा। क्या नाम है, स्टिग्मा नाम है इसका। इसके अलावा ये जो पतली वाली संरचना है जिसे मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, यही है लिखा हुआ क्या, स्टाइल। और हिंदी में इसका नाम क्या है, वर्तिका नाम है। इसके अलावा ये जो संरचना, जो फूला हुआ संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इतना वाला भाग, ये वाला, ये है ओवरी, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अंडाशय बोल रहे हैं। इसके अलावा इधर आएंगे और देखेंगे कि ये जो आपको जो रंग बिरंगा जो दिखाई दे रहा है फ्लावर का, ये वाला संरचना, ये पूरा, ये वाला, ये सारे संरचना को हम लोग नाम देते हैं इंग्लिश में पेटल। क्या नाम देते हैं, पेटल। और हिंदी में इसका नाम होता है दलपुंज। क्या नाम होता है, दलपुंज। और एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि दलपुंज जो होते हैं वो फ्लावर में रंगीन होते हैं, अर्थात कलरफुल होते हैं। क्यों होते हैं कलरफुल, ये आपको कभी जानकारी मिला है कि ये कलरफुल क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको सुना रहा हूँ कि आप जब पूरा रेडी होकर कहीं पे मार्केट में जाते हैं नया नया कपड़ा पहनकर, इसका क्या मतलब है, इसका आपके दिमाग में एक सेंस आ जाती है कि हम जैसे कपड़ा नया स्टाइल लगाएंगे तो लोग हम पर आकर्षित होंगे, लोग हमारी तरफ देखेंगे। ठीक उसी प्रकार फ्लावर का जो ये जो रंगीन भाग है ना,
वो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए होता है। अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या करेगा, तो कीड़े मकोड़ों को क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित कर देता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और कीड़े मकोड़े आकर्षित हो क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इस वाली संरचना में बन रहा है पराग कण बन रहा है, पराग कण बनेंगे। तो पराग कण बनेंगे कब, कहाँ बनेंगे, तो ये बनेंगे पराग कोश में। तो पराग कोश जैसी मेरे बाबू फट जाएगा तब बाहर आएगा कौन, पराग कण आएंगे। तो सोचो जरा कि कीड़े मकोड़े के पैर में लगकर न चल जाएगा अगर किसी फूल के मादा वाला भाग अर्थात किस पर, वर्तिकाग्र पर चल जाएंगे, वर्तिकाग्र पे चल जाएंगे, तो उस क्रिया का नाम होगा क्या, तो उस क्रिया का नाम होगा, उस क्रिया का क्या नाम होगा, उस क्रिया का नाम होगा परागन अर्थात पॉलिनेशन। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि जब पराग कण फूल के मादा जनन भाग पे चल जाती है नाम होता है क्या, परागन, पॉलिनेशन। इसके अलावा और भी ध्यान देंगे कि इसका जो मैंने नाम बता रखे थे कि पूतंतु होता है, ये वाली संरचना पूतंतु है। कौन वाला, ये वाला। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये जो संरचना आपको इतना दूर जो दिखाई दे रहा है यही तो है अपना कौन, पराग कोश है। अब पराग कोश जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, एंथर बोल रहे हैं। और ध्यान देने वाली विशेष बात ये है कि एंथर कौन, एंथर। और दूसरा बात कौन है, फिलामेंट है, फिलामेंट है। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, स्टीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीमेन बोलते हैं। अर्थात हिंदी में नाम हो गया पुंकेसर। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैंने आज आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बात बता दी है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक फूल के पराग कोश के अंदर पराग कण किस प्रकार बनेंगे। और आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए और हम लोगों को क्या कीजिए, उत्साह को बढ़ाइए। हम लोग बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ जितने भी टीचर हैं ना वो अपने चैप्टर में, अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा क्वालिफाई है। मेरी मानना तो ये है कि इनसे अच्छा कोई टीचर हो नहीं सकता। और इसी बात पर हम आपको इस क्लास को ऑफ कर रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि एक पराग कोश के अंदर पराग कण का निर्माण किस प्रकार होता है।